हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट और सिंधु घाटी की सभ्यता क्लास 8वीं के 5वें पार्ट में आप सभी का स्वागत है। 5वें पार्ट में हम पढ़ेंगे भारतीय प्राचीन भारत में जीवन और कर्म के बारे में। प्राचीन भारत में जो पीछे के भारत थी, जो पहले जो आदिवासी लोग रहते थे, उस समय जीवन और कर्म कैसा चलता था। ऐसे में देखो, बुद्ध के समय से पहले वह वृतांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियां द्रवियां जो आर्य का अंकित रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित, जातक में पुरोहित और ब्राह्मण दो जाति यहाँ पर बहुत ज्यादा थे उस समय। पुरोहित और ब्राह्मण आर्यों से भी पहले आए हैं। पुरोहित और ब्राह्मण उससे आर्यों से भी पहले आए हैं। पुरोहित और ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखो, ये करते क्या है? क्षत्रिय और शासन प्रशासन प्रारंभिक, ये लोग प्रारंभिक जो था, आर्यों को बोलेंगे तुम राजा बनो, तुम छत्र पे राज करो, तुम शासक बनो। और ये ब्राह्मण और पुरोहित क्या करते थे? उन पे राज करते थे। जो पढ़ता है वो क्या बनता है? मुलाजिम बनता है। जो कम पढ़ता है बॉस बनता है। जो उससे कम पढ़ता है नेता बनता है। जो सबसे कम पढ़ता है गधा होता है, वो साधु संत बनता है। ये मैंने एक संत के मुंह से सुना था। जो बिना पढ़े लिखे होते हैं वो साधु बनते हैं। पढ़े लिखे हो जाते तो समाज के नजर में घुल जाते ना, वो कहाँ साधु बन जाते हैं। इसलिए उन सब का अलग ही ग्रंथ था, वो पढ़े उन्होंने। उसके नीचे है ग्राम सभाएं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। उस समय लगान मतलब टैक्स। माना जाता है कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर, टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं, उत्पादन में राजा का हिस्सा। जो भी होगा उस पर कर दो, और जो भी उत्पाद होगा उसमें राजा का हिस्सा। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गल्ले या पैदावार के सिक्के में किया जाता था। तो उस समय गल्ले कुछ सामान दे दो, नहीं तो पैदावार का शुल्क दे दो, उसका सिक्का दिया जाता था। पैदावार के शक्ल में किया जाता था। जो पैदा हुआ उसको दे दो, मतलब जो हम खेत में बोए हैं उसको जाकर दिया जाता था, बोरा से, चाहे सिक्का दे दो। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और किसी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। उस समय स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा कहीं ग्रामीण समुदाय से बनाया जाता था। इन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था, और 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। देखो यार, कृषि लोग खेती तो अपने से कर सकते हैं, तो राजा की जरूरत क्यों पड़ती है? राजा की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बाहर का सेना आकर हमें ध्वस्त ना कर दे, हमारी फसल बर्बाद ना कर दे, हमें मार ना दे। इसलिए राजा की जरूरत पड़ती है। हम राजा को कर के इसलिए देते हैं कि हमारे अच्छे काम के लिए वो मदद करे और हम पे आने वाली मुसीबत को लड़े और उससे जूझे और हमें सुरक्षित रखे। इसलिए राजा हर राज्य में जरूरी है। राजा हर राज्य में जरूरी है। इसलिए पहले रजवाड़े हुआ करते थे, आज भी है रजवाड़े। बहुत सारे रजवाड़े हैं। जाओ गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, इधर हैदराबाद में नवाब रहते हैं। असम में जाओ, उधर भी राजशाही चलता है अभी। तुम गोवा में चल जाओ, नेपाल में चल जाओ, वहाँ पर भी राजा है। कश्मीर में चल जाओ, वहाँ पर भी राजा है अभी। तो रजवाड़े तो अभी भी है। जातकों के वर्णों से एक खास तरह की विकास उभर कर सामने आता है।
यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। इस तरह एक गांव बढ़िया इस तरह एक गांव बढ़ियों का था, एक गांव लोहारों का था। इस तरह और पेशों के लोग के गांव थे। मतलब हर पेशा का अलग अलग गांव। क्षत्रिय है, भाई तुम अलग जाओ। चमार हो, अलग जाओ। डोम हो, अलग जाओ। नेटुआ हो, अलग जाओ। बढ़िया हो, अलग जाओ। लोहार हो, अलग रहो। धोबी हो, अलग रहो। और ये जो लोग चंडाल कहलाते थे, चंडाल, वो काले काले कपड़ा पहनते थे, जिनका काम था लाश को अग्नि देना, जो आज के डेट में डोम बोला जाता है, उस समय चंडाल जाति होता था। तो उन लोगों को गांवों से बहुत अलग रखा जाता था। बहुत 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 अलग। ये खास पेशेवर के लोग गांव गांव के आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। मतलब ज़्यादा दूर नहीं, 5 से 10 किलोमीटर के बीच में ही बसे रहते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी। बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी ज़रूरत को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता था कि पूरा गांव सहकारित सहकारिता के असूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेते थे। देखो, सहकारिता, खेती बाड़ी, जो काम दिया जाए वो करे, उस तरह के असूल पर काम करते थे। और जो बड़े होते थे, वो ठेकेदार, जो वहाँ के सेठ होते थे, वो राजा, वो आराम से बैठ के मजे लेते थे। शायद इसी तरह के अलहदा रहने, मतलब अलग अलग रहने और संगठित होने से जाति प्रथा और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। देखो, हर जाति अलग अलग है। अब होता क्या था कि जो चंडाल जाति के लोग होते थे, उन्हें केवल अंतिम संस्कार के लिए ही बुलाया जाता था। उसके अलावा वो नहीं आएंगे। काम होगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। राज्य का जरा जितना भी सामान होगा उन्हें पहुंचा दिया जाएगा, खाने पीने का, वहीं पर खाते पीते थे। जो कर होगा वहां से ले लिया जाता था। तो ऐसे चलते थे जाति प्रथा और समाज में कर वसूलने की प्रथा। बहुत लोग था कि उजले लोग काले लोग को नहीं छूना चाहते थे। काले लोग जाएंगे तो बस इतना मारेंगे कि वो लाल लाल हो जाएंगे। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्रा के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्ते से रेगिस्तान को पार करके भरौच के पश्चिम बंदरगाह और उत्तर में गंधार और मध्य एशिया तक कारवा जाया करते थे, मत व्यापार के लिए। भरौच से जहाज बेबीलोन, जिसको आज के टाइम में आधुनिक युग में बावेरू के नाम से जानते हैं, बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था, क्योंकि उस समय तो रोड से जाना बहुत मुश्किल था। नदी के बहाव के कारण चले जाते थे, लेकिन उल्टा बहने में दिक्कत होता था। जातकों के अनुसार बड़े बनारस, देखो मैं दिखा दूं उसको। जातकों के अनुसार बड़े बनारस, पटना, चंपा, जिसको आज के डेट में भागलपुर के नाम से जानते हैं, और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिण बंदरगाहों और लंका, जिसको श्रीलंका बोलते हैं आज के डेट में, और मल्ले टापू, श्रीलंका के बगल में ही मल्ले टापू है, वहां तक सामान जाया करता था दक्षिण में व्यापार के लिए। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग से लिखा जाता था। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि के बारे में तो मैंने बोला ही है ऊपर, ये है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। वे ब्राह्मी लिपि जो पूरे भारत में मिले हैं, निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है, जिसे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है।
अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि में हैं। तो देखो, पाली लिपि, ब्राह्मी लिपि और ये खरष्टी लिपि में दिखा दूं कहाँ है, ये देख लो, खरष्टी लिपि, खरष्टी लिपि में लिखे जाते थे। अब ये देखो, ईसा पूर्व, शुरू से बताता हूँ। ईसा पूर्व 6ठी और 7वीं शताब्दी में पा, पानीन पानीन के सांस्कृतिक भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। देखो, पानीन उस समय की एक बुक थी जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के लिए व्याकरणों का उल्लेख किया। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और ये खरोष्टी लिपि के बाद संस्कृत लिखना चालू हो गया था। अब संस्कृत का पतन हो रहा है, देवनागरी चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जिसको देवनागरी बोलने भी नहीं आता है, हिंदी भाषा भी नहीं आता है, बहुत लोग हैं। उनके समय संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों ने उसने कुछ जोड़ा भी है, बाद के व्याकरण से उसे कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ये यूनानी लिपि है, उल्लेख किया है। इसे संकेत मिला है कि पूर्व दिशा में सिकंदर, पूर्व से ही तो एक आने का रास्ता था हिंदुस्तान में। सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। वो सिकंदर आया उससे पहले भारत और यूनान का किसी न किसी तरह से संपर्क हो चुका था। और जब सिकंदर मरा तो उसने बोला था कि जब मरेंगे तो दोनों हाथ को मेरे लटका देना। उसने दुनिया को बता कर गया कि मैं इतना भावी सम्राट मरा तो कुछ नहीं लेकर गया, इसलिए तुम भी संभल जाओ, इज्जत की जिंदगी जी लो। औषधि विज्ञान के पाठ्य पुस्तकें भी थी और अस्पताल भी। अनुश्रुति है कि भारत में औषधि विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुराने पुस्तकें ईसवी पूर्व इस शुरू के सदियों में लिखी गई। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। इस पे चरक की पुस्तकें में लिखा गया है। औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं, चरक गांजा। उसके बाद से देखो, शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। चरक के किताब लिखे गए थे, उसमें चरक उस समय राज्य वैद्य थे। किसके राज्य में? कनिष्क के राज दरबार में राज्य वैद्य थे, जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। मतलब यही बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में ही, चाहे गुजरात तक। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उसकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा,
इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीरफाड़। शल्य प्रशिक्षण मतलब मुर्दों की, आजकल क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम, उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, ठीक है। मुर्दों की चीरफाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य क्रिया सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजार का जिक्र किया। ऑपरेशन वाले सब औजार का जिक्र किया, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिनमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन। समझ लो उस समय मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, आधुनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेजर नहीं था, तब ऑपरेशन आदि शामिल था। घावों के जीवाणुओं, जो घाव लगता था, जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। आज दवा देते हैं, दवा देते हैं, पाउडर देते हैं, उस समय धुआं दे दो, खत्म, जलकर खत्म। ईसा पूर्व 3-4 सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। अहिंसा, बौद्ध धर्म वाले अहिंसा पर बल दिया करते थे कि हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में जब बौद्ध धर्म का गुंबद था, उस समय बौद्ध धर्म जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये 2 महाविद्यालय जो थे हिंदुस्तान के सबसे बड़े थे। एक और विश्वविद्यालय है जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला नालंदा बिहार का है, जहाँ पर बहुत सारे बौद्ध धर्मों के ग्रंथ थे, किताब थे, जो एक हद से पढ़ने के बाद बहुत सारे रहस्य खोल सकते थे, लेकिन उसे जला दिया गया। जलाने के बाद वहाँ के जो बौद्ध थे वो भड़के, और उसके बाद से बुद्धि के अनुसार, मतलब अहिंसा को छोड़ हिंसा के लिए भी प्रतिबद्ध हो गए। मतलब वो सोच लिए कि अब हम अहिंसा पर रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हिंसा भी करेंगे। इस तरह उन्होंने अपना प्रचार किया और आगे बढ़ा। आज थाईलैंड में जाओ, सबसे ज़्यादा बौद्ध उधर ही मिलेंगे, जितने भी बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म वाले उधर ही मिलेंगे। हिंदुस्तान में भी हैं, ऐसा बात नहीं है। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठा होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यह शहरी जीवन के आकर्षण से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता है। कुछ वर्षों तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे। गोकी इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। उस समय इतने विद्वान प्रकांड पंडित और विद्वान लोग होते थे, जिनके तरफ लोग खींचे चले जाते थे पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो ये सब तो आम बात है, क्योंकि आप भी सीखना चाहते हो तो मेरे तरफ खींचे चले आओगे, नहीं है सीखना चाहते हो तो नहीं आओगे। बनारस हमेशा शिक्षा के केंद्र रहा है। बौद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास
एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। इसका नाम देखो, तक्षशिला या तक्षशिला था, शायद दो हो सकते हैं लेकिन एक ही है। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नान सॉरी तक्षशिला का स्नातक होना सामान्य और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। चिकित्सक जो चिकित्सक यहाँ से आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बहुत कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6ठी-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिन ने भी यही शिक्षा पाई थी। जो पाणिन व्याकरण जो बनाए थे, उन्होंने यहीं से शिक्षा पाई थी, कहीं दूसरे जगह नहीं गए थे शिक्षा पाने के लिए, यहीं से उन्होंने पढ़ा था। इस तरह तक्षशिला बौद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पर से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सूबे का मुख्यालय था, मतलब उत्तर पश्चिम सूबे का ऑफिस था। मुख्यालय का होता है हेड ऑफिस था, एक तरह का कार्यालय। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियां उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपने परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य के खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्न से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले पर जीवन के सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। वो जो इधर घूमने वाले थे, शूद्र के जो भारतीय लोग थे, वो लापरवाही कर लेते थे, मौत से तो लापरवाही करते थे और एकदम खुले मन से घूमने के अंदाज में हमेशा निकलते थे, ले एकदम खूब घूमेंगे। अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखना और अगले पार्ट में जरूर आना।